गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आर.एस. शर्मा चैप्टर 11। होपफुली आपने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। और आज गाइस हम बात करेंगे ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स के बारे में। देखो, ईरानियन इन्वेजन कैसे स्टार्ट हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का तो हमने देखा ही था लास्ट चैप्टर में कि स्मॉलर जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, रिपब्लिक्स थे, वो ग्रेजुअली मर्ज होने लग गए मगधन एम्पायर्स के साथ। ठीक है, बट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में डिफरेंट पिक्चर थी इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी BC। यहाँ पे जो सेवरल स्मॉल प्रिंसिपैलिटी थी, जैसे काम्बोज, गंधाराज, मद्रास, फॉट वन अनदर, एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। तो जो ये एरिया था, इनके पास कोई पावरफुल किंगडम नहीं था जैसे मगधा में था कि वो कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करके और वन ऑर्गेनाइज किंगडम बनाए। लेकिन ये एरिया बहुत वेल्दी था एंड कुड बी ईजली एंटर थ्रू दी पासेस ऑफ दी, आप मतलब देखो रोड भी अच्छी थी एंड पासेस के थ्रू, आप हिंदकुश के पासेस के थ्रू आप इस जगह पर एंटर भी कर सकते थे। वेल्दी रीजन भी है। तो आर्मेनियन रूलर जो था ईरान का, उसने एक्सपेंड किया देयर एम्पायर एट द सेम टाइम एज अ मगधन प्रिंसेस। तो उसने एडवांटेज लिया। पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो रही थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। तो जब जब आपने देखा है ना, आपके अपने घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी तो देखो तमाशा देखेगा ही। तो ये भी पड़ोसी था, तो इसने हमें क्या करा, इसने देखा कि यहाँ तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो रही है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर कब्जा किया जाए। तो ईरानियन रूलर डैरियस था, उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पेनिट्रेट करना यानी कि घुसना शुरू करा 516 BC में, और पंजाब को एनेक्स करा और वेस्ट ऑफ इंडस एंड सिंध को भी एनेक्स कर दिया। फिर ये एरिया जो था, इसमें 20th प्रोविंस थे सत्रापी ऑफ ईरान, एंड द टोटल नंबर ऑफ सत्रापीज जो ईरानियन एम्पायर में होते थे वो 28 थे। इंडियन सत्रापी जो थे उसमें सिंध था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, पार्ट ऑफ पंजाब, जो कि वेस्ट ऑफ द इंडस के ले करते थे। बहुत फर्टाइल था, बहुत पॉपुलस पार्ट था एम्पायर का। ट्राइब्यूट मिलती थी 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड, which accounted for 1/3 of total revenue of Iran from its Asian provinces. तो इंडियन सब्जेक्ट्स वर ऑल्सो इनरोल्ड इन द ईरानियन आर्मी। तो जो आपके जेरक्स थे, द सक्सेसर ऑफ डेरियस, उसने भी एम्प्लॉय किया इंडियंस को इन द लॉन्ग वॉर अगेंस्ट द ग्रीक्स। और फिर इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि इंडिया कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ ईरानियन एम्पायर टिल एलेक्जेंडर के इन्वेजन से पहले एम्पायर का पूरा पार्ट था ईरानियन एम्पायर का। अब इस रिजल्ट के, यानी कि जब इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो उसका रिजल्ट का कब तक लास्ट किए, 200 ईयर्स थे। क्या कुछ फ़ायदा है? हाँ जी, ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट मिला था। कल्चरल रिजल्ट्स वर मोर इम्पॉर्टेंट। ईरानियन स्क्राइब जो थी ब्रॉट इनटू इंडिया फॉर्म ऑफ राइटिंग विच केम टू बी नोन एज खारोस्ती स्क्रिप्ट, जिसे कहते हैं। खारोस्ती जो होती थी वो हम राइट टू लेफ्ट लिखते थे, लाइक अरबिक जैसे लिखते हो ना आप राइट टू लेफ्ट, वैसे ही खारोस्ती स्क्रिप्ट में भी लिखा जाता था। अशोकन इंस्क्रिप्शन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थी, वो रिटर्न इन दी 3rd सेंचुरी BC इन दिस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, और कंटिन्यू ये टिल दी 3rd सेंचुरी AD तक चलता रहा। ईरानियन कॉइन्स भी मिलते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, है ना, मतलब एग्जिस्टेंस थी क्योंकि ट्रेड था ना हमारा ईरान के साथ। बट इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट कि पंचमार्क कॉइन्स कंटिन्यू रहे इंडिया में एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद ईरान। हाउएवर ईरानियन जो इन्फ्लुएंस था वो मॉडर्न स्कल्पचर में क्लियरली परसेप्टेबल दिखता था। मॉन्यूमेंट्स जो थे अशोका के टाइम के, स्पेशली जो बेल शेप्ड कैपिटल्स होती थी, है ना, समथिंग वो ईरानियन मॉडल के थ्रू ही बनाई गई थी। ईरानियन इन्फ्लुएंस हम ये भी देख सकते हैं, जो ना अशोका के एडिक्स का प्रिएम्बल होता था, उसमें कई सारे वर्ड्स जो होते थे वो यूज़ किए जाते थे। फॉर इंस्टेंस कि देखो ईरानियन टर्म जैसे लिपि थी, तो अशोकन स्क्राइब में उसको लिखा था लिपि। तो फर्दर इट सीम्स दैट थ्रू द ईरानियंस ग्रीक केम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया। तो इसी वजह से क्या हुआ, एलेक्जेंडर का इन्वेजन इंडिया में हुआ। अब एलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में समझते हैं। तो 4th सेंचुरी BC आया, ग्रीक्स एंड द ईरानियंस फॉट फॉर द सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो एलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया एंड ग्रीक फाइनली डिस्ट्रॉयड द ईरानियन एम्पायर। तो एलेक्जेंडर ने कनकर्ड नॉट ओनली एशिया माइनर एंड इराक बट ऑल्सो ईरान पे कब्जा कर लिया। फ्रॉम ईरान से वो कहाँ आया, इंडिया में आया, क्योंकि भाई उसको ग्रेट वेल्थ काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। तो हेरोडोटस है, वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री एंड अदर ग्रीक राइटर्स एंड पेंटेड इंडिया एज अ फेबुलस लैंड, और वो टेम्पटेशन बढ़ा रहा था अलेक्जेंडर की कि भाई इस कंट्री को इन्वेड करना चाहिए। अलेक्जेंडर का बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन था फॉर जोग्राफिकल इंक्वायरी एंड नेचुरल हिस्ट्री, उसको पसंद था ये सब करना। तो उसको पता चला जो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है वहाँ पर कम्युनिकेशन कंटिन्यूशन है कैस्पियन सी के थ्रू। वो ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द मिथिकल एक्सप्लॉइट ऑफ द पास्ट जो भी हुआ वहाँ पर। तो पॉलिटिकल कंडीशन फिर उसने, जब आप कहीं भी कब्जा करना है तो ऐसे ही नहीं कहीं भी घुस जाना होता, उसकी वहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ पर कल्चरली, वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन, वहाँ पर इकोनॉमिक वेल्थ है या नहीं है, ये सब चेक करना पड़ता है। तो पॉलिटिकल कंडीशन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की थी उसके प्लान को बिल्कुल सूट कर रही थी।
एरिया वॉज पार्सल्ड आउट इनटू मैनी इंडिपेंडेंट मोनार्कीज थी, यहाँ पर ट्राइबल रिपब्लिक्स थे। तो उसको लगा भाई ज़बरदस्त मामला है यहाँ तो, और कनखर किया जा सकता है प्रिंसिपैलिटीज़ वन बाय वन। तो अमंग द रूलर ऑफ दिस टेरिटरी टू वर वेल नोन। हम्फी को जानता था, टक्सिला का प्रिंस था, और पोरस को जानता था, हुज किंगडम ले बिटवीन द झेलम एंड जनाब। तो टुगेदर दे माइट हैव एफिशिएंटली रेजिस्टेड द एडवांस ऑफ अलेक्जेंडर, है ना, बट दे कुड नॉट पुट अप इनफ जॉइंट फ्रंट। द खाइबर पास रिमेन अनगार्डेड ही रहा था। तो जब ईरान का कॉन्क्वेस्ट हुआ, अलेक्जेंडर मूव्ड ऑन टू काबुल चला गया, फ्रॉम वेयर ही मार्च टू इंडिया थ्रू द खाइबर पास। इट पाँच महीने लगे इंडस पे पहुंचने में। अम्फी जो था, अम्बी रूलर था टक्सिला का, उसने सबमिट किया इन्वेडर को और ऑर्गुमेंटेड था आर्मी एंड रिप्लेनिश किया ट्रेजर को। फिर झेलम पे पहुंचे तो अलेक्जेंडर मिला, हमजा पोरस फर्स्ट, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस वहीं पे मिल गई। तो ऑल्दो अलेक्जेंडर ने पोरस को डिफीट किया, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द करेज ऑफ द इंडियन प्रिंस, सो ही रिस्टोर्ड हिज किंगडम टू हिम एंड मेड हिम एज एन एलाई बना लिया। तो देन ही एडवांस फर्दर आपका चला गया, ब्यास रिवर के आसपास बढ़ा। ही वांटेड टू मूव स्टिल फर्दर ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन आर्मी ने रिफ्यूज़ करा। तो ग्रीक सोल्जर्स जो थे वहाँ पर काफ़ी वॉर वेरी और डिजीज स्ट्राइकन थे, एंड हॉल्ट क्लाइमेट था इंडिया का। 10 years कॉन्टीन्यूस कैंपेनिंग करा उसने, फिर टेरिबली होम सिक होने लगा। तो फिर एक्सपीरियंस किया टेस्ट ऑफ इंडियन फाइटिंग ने कर ही लिया था, क्वालिटीज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये सब उसने देखा। तो इन द आर्ट ऑफ वॉर इंडियंस वर फार सुपीरियर टू द अदर नेशंस, यहाँ पे लिख भी रहा है ये वाला जो पोर्शन है ना। तो स्पेशली द ग्रीक सोल्जर्स तो थे, उनको लगता था भाई जो गंगा के पार है वो काफ़ी फॉर्मिडेबल है। और so despite the repeated appeals of Alexander to advance, Greek soldiers जो थे वो did not budge on renouncing Alexander lamented, I'm trying to the heart that are disloyal and crushed with craven fears के साथ मारना। But king who had never known defeat at the hands of his enemies had to accept defeat from his own men, है ना। तो ये बात थी। He was forced to retreat and his dream of an eastern empire remained unfulfilled, क्योंकि वो कर ही नहीं पाए थे, क्योंकि उनको डर था हम हार ना जाएं। तो हिज रिटर्न मार्च अलेक्जेंडर वैंक्विश मैनी स्मॉल रिपब्लिक्स को एंड टिल ही रीच द एंड ऑफ द इंडियन फ्रंटियर। तो ही रिमेन्ड इन इंडिया फॉर 19 months फुल ऑफ फाइटिंग और कॉन्क्वेस्ट करता रहा। फिर मोस्ट कनकर स्टेट्स जो थे वो रिस्टोर टू देयर रूल्स, वो सबमिटेड अथॉरिटी, एंड देन फिर उसके बाद आपका होते होते फिर बता रहा है कि इफ़ेक्ट्स क्या पड़े अलेक्जेंडर के इन्वेजन्स के। तो यहाँ पर कह रहा है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन जो था वो फर्स्ट ओकेजन था जहाँ पर एंशियंट यूरोप के हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट में आए एंशियंट इंडिया के, ठीक है। तो सर्टन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी थे उनके कैंपेनिंग के आने के। तो इंडियन कैंपेन ऑफ अलेक्जेंडर वॉज अ ट्रिम्फेंट सक्सेस, ये तो देख ही रहे हो आप। ही एडेड हिज एम्पायर एन इंडियन प्रोविंस जो कि मच लार्जर दैन हिज कनकर्ड बाय ईरान, है ना। और दो द ग्रीक पोजेशंस इन इंडिया वॉज सून लॉस्ट ड्यू टू मॉडर्न रूलर्स की वजह से, लेकिन इंपॉर्टेंट आउटकम ये था कि हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया विद होम, इंडिया एंड ग्रीस इन डिफरेंट फील्ड्स। अलेक्जेंडर्स कैंपेनिंग जो हुई 4 डिस्टिंक्ट रूट्स में बाय लैंड एंड सी, इससे ना ग्रीक मर्चेंट्स को रास्ता मिला, क्राफ्टमैन्स को रास्ता मिला, तो ट्रेड जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। फिर ऑल्दो वी हियर ऑफ सम ग्रीक्स लिविंग इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आके वो रहते भी थे एंड बिफोर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। फिर इससे क्या हुआ, जितना आपके अलेक्जेंड्रा इन द काबुल रीजन में आया, Bucephala on the Jhelum, Alexandria and Sindh. Although the areas were conquered by the Maurya, so settlements were not wiped out. Some of the Greeks continued to live in this area under both the Chandragupta Maurya and Ashoka. Alexander बहुत deeply interested था geography of the mysterious ocean, मैंने आपको पहले ही बताया, which he saw for the first time at the mouth of the Indus. और therefore he dispatched his new fleet भी वहाँ पर dispatch किया under his friend नियरकस, एक्सप्लोर करने को, कोस्ट एंड सर्च करने के लिए हार्बर्स फ्रॉम द माउथ। अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने काफ़ी वैल्यूएबल जोग्राफिकल अकाउंट भी छोड़ा है। उन्होंने बताया कि अलेक्जेंडर के कैंपेन के ड्यूरेशन में विच इनेबल्ड अस टू बिल्ड इंडियन टेक्नोलॉजी की सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑन डेफिनेट बेसिस पे कैसे कैसे होते थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पार्ट्स है ना, बड़ा अच्छा था। मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस का पता चल रहा है। तो उस समय जी सती सिस्टम भी था, गर्ल्स को सेल किया जाता था मार्केट प्लेसेस में बाय पुअर पेरेंट्स, फाइन ब्रीड ऑक्सन की मिलती थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, 2 लाख ऑक्सन होते थे मैसेडोनिया फॉर यूज इन ग्रीक्स। आर्ट ऑफ कारपेंट्री बहुत फ्लरिश करता था इंडिया में, कारपेंटर्स बिल्ड चैरियट्स, बोट्स एंड शिप्स बनाते थे। तो बाय डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ पिटी स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अलेक्जेंडर ने आराम से इन्वेजन किया था और एक्सपेंड भी करवाया आगे फर्दर मौर्यन एम्पायर को इन दैट एरिया। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने मौर्यन एम्पायर को क्रिएट किया था, फाउंड किया था, फाउंडर थे ये।
आई हैड सीन समथिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द मिलिट्री मशीन ऑफ द अलेक्जेंडर। उन्होंने कुछ मिलिट्री जो मशीन यूज़ करता था अलेक्जेंडर, उन्होंने उस सब की नॉलेज ली और उसी वजह से वो नंदास की पार को डिस्ट्रॉय कर पाए थे। तो गाइस इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि कैसे कनकर किया गया है ना, कैसे कॉन्क्वेस्ट हुए, कैसे इन्वेजन किया गया, कैसे कैसे उसने फर्दर मॉडर्न एम्पायर को भी इंक्रीज़ करा, कैसे हमारे बढ़ गए, हमने ट्रेड कैसे ग्रीक्स के साथ बढ़ाया। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो गाइस जो भी इन्फॉर्मेशंस मैंने मार्क की हैं उसको अच्छे से रीड करना है और क्वेश्चंस करते जाना है और चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअल लेवल पे करती जानी है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस।